हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। ठीक। दूसरा ईयरफोन नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये ईयरफोन रहता ही नहीं मेरे पास। यही है। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन ये एक रहता ही नहीं मेरा। तो पकड़े होना पड़ेगा बाबू। देखो ये टिकेगा ही नहीं, गलती छुड़ी है। देखो तुम लोग का पहला एक्सरसाइज तो डिस्कस हो चुका था सेट में। तुम लोग का प्रोडक्ट सेट स्टार्ट किए थे, रिलेशन बताया था ना, डोमेन और रेंज। तुम लोग को बुक में क्या किया है, पहले फंक्शन पढ़ा दिया है, उसके बाद रिलेशन पढ़ाया गया। रिटर्न नहीं किया। ज़्यादा लॉन्ग थी। देखो हाँ, वो पढ़ाना बाकी, वो फंक्शन का पार्ट है। पता है मुझे, से हम एक्चुअली पढ़ाए रिलेशन है, उसके बाद फंक्शन पढ़ाया जाता है। तुम लोग का बुक में उल्टा किया हुआ, पहले फंक्शन दे दिया, उसके बाद रिलेशन दिया हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करो, वो समझाता हूँ यहाँ पर कौन सा। मैंने आप लोग प्रीवियस क्लास में देखो आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ाया था मैंने, याद है? जिसमें मैंने बताया था ईच एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ ही होना चाहिए, ए का ए के साथ यहाँ लिखा हुआ। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद दिया हुआ है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब हो गया, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि इफ आर विद रिलेशन ऑन ए, देन आर इनवर्स का नोटेशन है आर का पावर -1। इनवर्स रिलेशन को हमेशा डिनोट करेंगे आर का पावर -1 से। जैसे अगर रिलेशन, अगर मान लो सपोज करो एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए एक रिलेशन में 1 2 है, 3 2 है, 4 3 है एंड 4 4 है। तो आर इनवर्स बोलने का क्या मतलब है? आर इनवर्स बोलने का मतलब है कि हर चीज ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो, जो x था वो y बन जाएगा, y वाला x हो जाएगा। यानी 2 1 2 3 3 4 एंड 4 4 4 4 का उल्टा 4 4 ही रहेगा। तो ये हो गया इसका इनवर्स रिलेशन। तो इसका मतलब है जो आपका रिलेशन में जो डोमेन है आपका 1 3 4 1 2 1 3 4 क्या होगा, आर का डोमेन होगा, वो आर इनवर्स का रेंज बन जाएगा। देख लीजिए 1 3 4 इसका बैक साइड आ गया,
इसका मतलब है डोमेन जो आर का होता है वो आर इनवर्स का क्या होता है, रेंज होगा, और जो आपका इसका रेंज होगा वो आपका आर इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो लिख भी दिया पॉइंट के लिए। डोमेन ऑफ आर इनवर्स वो किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ आर का, और रेंज ऑफ आर इनवर्स वो इक्वल किसका होगा, डोमेन ऑफ आर का। इस पॉइंट को याद रखना, मतलब इनवर्स रिलेशन जस्ट उल्टा कर देना है, 3 4 है 3 4 3 कर देना, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट, मैंने तुम लोग को एक रिलेशन पढ़ाया था आप लोगों को, सिमेट्रिक रिलेशन, एग्जांपल दिया था मैंने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इफ A related to B and B related to C, then A related to C। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है, जिससे ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका क्या है कि इसके लिए 3 एलिमेंट को आपको लेना होगा, या 3 एलिमेंट को ध्यान से देखना है। क्या देखना है कि अगर मान लो A का रिलेशन B के साथ है, एंड इसका जो लास्ट में है, A तो फर्स्ट में है B सेकेंड में है, जो इसका लास्ट में है वो उसका रिलेशन किसी और के साथ है, यानी A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ, तो उसी सेट में आपका ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए, तभी उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देते तुम्हें, मान लो ये सेट दे दिए, ठीक है, तुमको ये सेट दे दिए, पूछेंगे ये क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव को चेक करने में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, सिर्फ ट्रांजिटिव ही चेक करने में थोड़ा सा मेहनत करना है। क्या इसमें ध्यान देना है, देखो पहले हम पहला एलिमेंट को पकड़ते हैं, इसमें ये मेरा ए क्या है 1 है, बी मेरा 2 है, तो जैसे इसका बी 2 है तो देखो किसमें बी, बी मतलब 2 जो है स्टार्टिंग में है, इसका स्टार्टिंग में है और कहीं है, और कहीं नहीं, ठीक है। तो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। इस सेट में देखो 1 का 1 कहीं है, कहीं पर है, यहाँ पर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ, ये जो होगा थर्ड होगा उसमें सेकंड वाले में वो सी हो गया, तो इसका मतलब है कि ए का सी के साथ उस सेट में होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है कि नहीं है यहाँ पर, चलिए ये चेक कर लिए। दूसरे एलिमेंट को पकड़िए, अब 2 का 1 के साथ है, ठीक है, तो 1 का 1 से कहीं स्टार्ट हुआ है, यहाँ हुआ है, तो 2 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ होना चाहिए ना, 2 का 3 कहीं दिख रहा है इसमें, तो समझो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब एक भी ऐसा कलेक्शन मिल गया तुम्हें कि 2 ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, बट ए का सी का साथ उसमें नहीं है उस सेट में, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। एक भी मिल गया तो, बात में आ गया अच्छे से ये, मतलब एक भी ऐसा पेयर मिल जाएगा कि आपका ए का बी है, बी का सी है और ए का सी नहीं है सेट में, तो समझ जाइए वो ट्रांजिटिव नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से ये, जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है, अब बी का रिलेशन सी के साथ है, देखिए यहाँ ए का सी के साथ नहीं था, जैसे 2 का 1 है, 1 का 3 है, लेकिन 2 का 3 के साथ होना चाहिए ना सेट में, तो 2 का 3 है सेट में कहीं पर, कहीं नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बात में आ गया अच्छे से ये, ट्रांजिटिव चेक करने का 2 तरीका है, एक तरीका तो ये देख लिया
एक चीज और ध्यान देना है, दूसरा कंडीशन, इफ A related to B but B not related to C, A का B के साथ रिलेशन है बट B का रिलेशन C के साथ नहीं है। B का C के साथ नहीं होने का मतलब उस सेट में B का C के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिया रहेगा। तो A का C के साथ रिलेशन रहे या ना रहे, ये अगर रहेगा तो भी ट्रांजिटिव है, नहीं रहेगा तो भी ट्रांजिटिव है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ट्रांजिटिव होने का दो कंडीशन, पहला कंडीशन ऊपर वाला, दूसरा कंडीशन नीचे वाला। पहला कंडीशन ये है कि अगर A का B के साथ है और B का C के साथ वो भी उस सेट में है, तो A का C उसमें होना जरूरी है, तभी ट्रांजिटिव बोले। और अगर ऐसा कंडीशन हो कि A का B के साथ है लेकिन B का रिलेशन C के साथ नहीं है, तो A का C के साथ रहे या ना रहे फिर भी वो ट्रांजिटिव होगा। दो कंडीशन पे उस सेट रिलेशन को ट्रांजिटिव बोला जाता है। बात समझ आएगी अच्छे से, दोनों पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। लिखना है, लिख लो, लिख लो। देख लिए, देखिए एग्जाम्पल और देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे देखिए, सेट ए दिया हुआ है और सेट ए में जो रिलेशन है R1 ये दिया हुआ क्वेश्चन में। इस रिलेशन को देखकर बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीन चीज चेक करना, ये तीनों है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन था, जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट का खुद के साथ होना चाहिए, अदर के साथ रहे या ना रहे मतलब नहीं। तो वन है तो वन का वन के साथ है, टू का टू के साथ भी है, थ्री का थ्री के साथ भी है। मतलब सब एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, अदर के साथ भी है, वन का टू के साथ। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो उसी सेट में बी का ए के साथ होना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो वो नहीं होगा। वन का वन के साथ है तो वन का उल्टा भी कर देंगे, वन का वन के साथ तो वो खुद ही होगा। सेम चीज टू के साथ भी होगा, टू का टू के साथ रिलेशन है, टू का उल्टा भी करेंगे तो टू का टू वही है, थ्री भी है। इसमें देखो वन का टू के साथ है लेकिन टू का वन के साथ नहीं है, इसके वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड देखिए, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो इसमें तुम्हारा जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है, वन से कहीं और स्टार्ट हुआ है, देखो तो यहाँ हुआ है। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो वन का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, टू के साथ होना चाहिए ना, वो है सेट में, खुद ही तो है ये। मैंने क्या बोला था, एक ही सेट को दो बार नहीं लिखेगा बुक सेट में, वो एक ही चीज को दो बार नहीं लिखेगा। हम लोग को अगर एक ही चीज दो बार मिल जा रहा है उसी सेट में, इसका मतलब वही है वो। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ए मेरा वन, बी मेरा यहाँ वन, बी वन है, यहाँ सी मेरा टू है, तो ए का बी के साथ है ना, ए मेरा यहाँ वन है, बी भी वन है,
80 मेरा टू है, तो ए का अगर बी के साथ है और बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ होना चाहिए उस सेट में। तो इसका मतलब वो यही तो सेट हुआ ना, ये हम बोल सकते हैं कि ए का सी के साथ रिलेशन में है। अच्छा, उसी तरह देखो टू का टू के साथ है, पहला चेक कर लिया, पहला एलिमेंट का चेक हो गया, दूसरा एलिमेंट पे आते हैं। टू का टू के साथ है, टू से कहीं स्टार्ट हुआ है, तो मैंने क्या बोला था, ए का अगर बी के साथ है अब बी का रिलेशन किसी और के साथ नहीं हो, तो ए का सी के साथ हो या ना हो फिर भी ट्रांजिटिव हो, इसके वजह से ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अगर टू का टू के साथ है और टू का किसी और के साथ देता क्वेश्चन में, तो चेक करना पड़ता। लेकिन एक टू का टू के साथ है लेकिन टू का किसी और के साथ नहीं है दिया हुआ, तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो ट्रांजिटिव होगा। थ्री का थ्री के साथ है, फिर थ्री से कोई स्टार्ट हुआ नहीं है, फिर भी ट्रांजिटिव होगा। वन का टू के साथ है, टू का टू के साथ है, ध्यान दो, वन का टू के साथ है, तो टू से स्टार्ट कौन हो रहा है, यही हो रहा है। तो वन का रिलेशन टू के साथ है और टू का रिलेशन टू के साथ, मतलब ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी होना चाहिए उसमें, है ही सारा चेक हो गया सारा एलिमेंट का, मतलब ये सेट ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। ये नीचे लिख भी दिया है कि ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है उसका रीजन तो मैं दे दिया कि 1,2 तो इस सेट में है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R1, इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से। ये चलिए नीचे वाला देखिए, चेक कीजिए तो इसको, R2 को। जिससे जो कंफ्यूजन होगा वो पूछ लेना अनम्यूट करके। सिमेट्रिक का रिलेशन जैसे ए का बी के साथ है, तो उसी सेट में बी का ए भी होना चाहिए, उसका उल्टा, तभी उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर उसका उल्टा उसमें नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ये तीनों है, देखिए सेट तो यही दिया है क्वेश्चन में, सेट तो यही दिया हुआ है, इसी पे दूसरा रिलेशन दिया, इसी सेट पे R2 दिया गया है, मतलब दूसरा रिलेशन। वन का वन के साथ है, सही है, टू का टू के साथ भी है, थ्री का थ्री कहाँ है इसमें, मैंने क्या बोला, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसका खुद, हाँ सेट एक ही है, उसी सेट में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 देगा, ऐसे देगा, नहीं सेट यही है। वन का वन के साथ है, टू का टू के साथ है, थ्री का थ्री के साथ भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है, इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। अब चलिए वन का वन के साथ है, उसका उल्टा है खुद, इसका उल्टा वही हो जाएगा, वन का टू के साथ, टू का वन के साथ भी है, हर एलिमेंट का उल्टा प्रेजेंट है। तो चलिए इस चीज का मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, ए का वन के साथ है रिलेशन, और वन से स्टार्ट ये हुआ, वन का टू के साथ, तो वन का टू के साथ होना चाहिए सेट में, तो ये खुद ही है। ठीक है, फिर टू का टू के साथ है, टू का वन के साथ है, तो टू का वन होना चाहिए, वो खुद ही है, यहाँ पर है। वन का टू के साथ है, टू का वन के साथ है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, वन का वन होना चाहिए, यहाँ पर है। बस में आइए, फिर टू का वन के साथ है, वन का वन के साथ है, या वन का टू के साथ भी है ना। टू, अब इसका देख रहे हैं कि अगर मान लो इसको हम पहले पकड़ें, ये ए बी हुआ, बी सी मान लो ये ले लिए, तो टू का टू होना चाहिए, यहाँ प्रेजेंट है। या अगर हम 2,1 लें और 1,1 लें, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी 2,1 होना चाहिए, इसमें ऑब्वियस है ही। तो हर एलिमेंट का रिलेशन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। ये इसको चेक कीजिए,
क्या हो गोविंद इसका R3 का? तीनों है। क्या था गोविंद? तीनों है। खुशबू? खुशबू तुमसे मना हो गया? नहीं हुआ? चेक कर लीजिए, बता देता हूँ। तीनों है ये। देख लेता हूँ, देखो। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 का खुद के साथ तो सब है ही। जितना सेट ए में एलिमेंट है सबका खुद के साथ प्रेजेंट है। ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब आइए सिमेट्रिक देखते हैं। 1 का 1 है, उसका उल्टा खुद ही होगा। 2 का 2, उसका उल्टा भी यही हो जाएगा, इसका उल्टा भी यही हो जाएगा। इसका देखो 1 का 2 के साथ 2 का 1 है कि नहीं, उल्टा है इसका। 2 का 1 के साथ है तो 1 का 2 भी होना चाहिए, तो इसका भी उल्टा ये है। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है कि नहीं। फिर 2 का 3 के साथ 3 का 2 होता है, और 3 का 2 है तो 2 का 3 भी प्रेजेंट है। मतलब हर एलिमेंट का एक दूसरे का उल्टा प्रेजेंट है, यानी ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी है स्टेटमेंट सबका। इसका मतलब ये तुम्हारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 का 1 के साथ है तो 1 से स्टार्ट कौन हुआ, ये। 1 का 2 के साथ तो 1 का 2 होना चाहिए सेट में, है। 1 से और कोई स्टार्ट तो हुआ नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। 2 का 2 के साथ है, 2 से स्टार्ट कौन हुआ, ये हुआ। 2 का 1 के साथ, अगर 2 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ होना चाहिए, ये खुद है। तो उसी तरह का 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ भी है। ये नहीं कि एक चेक कर लिया तो रुक गया। इस एलिमेंट का दूसरा और भी देखो, कहीं 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या। इसका जो लास्ट में है उसका फर्स्ट में किसी और का है, तो यहाँ भी है। तो 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ भी है, तो 2 का 3 के साथ भी देखना है। तो 2 का 3 खुद के साथ यही है, और कोई 2 से स्टार्ट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अभी तक ट्रांजिटिव तो है ही। 3 का 3 के साथ है, 3 से स्टार्ट कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। 3 का 2, तो 3 का 2 के साथ होना चाहिए, ये खुद है। तो 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ होना चाहिए, यहाँ प्रेजेंट है। ये उसी तरीके से 2 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 के साथ है, तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, है कि नहीं। अगर ए ये है, बी मेरा ये है, अब बी ये और सी ये है, तो 2 का सी के साथ होना चाहिए ना, ए का। तो 2 का 1 के साथ होने का मतलब यही हो गया, आया बस में अच्छे से ये। फिर उसी तरीका से 2 का 3 के साथ है, 3 का 2 के साथ, 2 का 2 होना चाहिए, इसका भी है। और उसी तरह 3 का 2 के साथ है, और 2 का 2 के साथ, तो 3 का 2 के साथ होना चाहिए, ये खुद ही है। तो हर एलिमेंट का उसका प्रेजेंट है। ये ट्रांजिटिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्या नॉट ट्रांजिटिव? एक मिनट, कोई छूटा हुआ थोड़ी है, देख लेते हैं। 1 का, एक मिनट, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ। हाँ, एक नहीं है, एक तो छूट गया। अरे जैसे 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ कहाँ है ऐसे। बस में ये, जैसे वहां पर 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ भी है, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए ना सेट में। कहाँ, यहाँ 1 का 3 के साथ रिलेशन तो नहीं है, इसीलिए नहीं है। छोटा छोटा पॉइंट दिखेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब उसमें ध्यान से देखना है कि हर एलिमेंट का कहीं ना कहीं छूटना नहीं चाहिए।
हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आपका रिलेशन हो गया इसमें फिनिश। मतलब रिलेशन में देखो क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। रिलेशन का कुछ क्वेश्चन तो रिलेशन का क्वेश्चन तो नीचे ही होगा ना, ऊपर तो होगा नहीं। देखो चलिए देखिए, एक चीज वर्ड यहाँ देखिए, वर्ड यूज किया हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, जो तीनों फॉलो करता है उसी को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो आप लोग इस चीज को लिख लीजिए यहाँ पे। इफ R is reflexive, ठीक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then R is called equivalence relation। आगे बात समझिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या रिलेशन दिया गया? इज स्मॉलर देन, ये रिलेशन तुम्हें दिया गया और सेट क्या है? एक बॉक्स में बहुत सारे अंडे हैं, वो मेरा सेट है। तो अंडा का सेट छोटा बड़ा सब साइज का होता है, और इज स्मॉलर देन का स्टेटमेंट है, मतलब रिलेशन दिया है इज स्मॉलर देन। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव कैसे है? तो देखो पहले हम आते हैं रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? खुद का खुद के साथ चेक करना। कोई भी एग खुद से छोटा होता है क्या? इज स्मॉलर देन का रिलेशन है। इसके देखो जो स्टेटमेंट दिया रहेगा ना, उसमें पहले एग नंबर 1 लिख दो, और अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो इधर भी एग 1 ही होना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे एग है, तो एग 1, एग 2, एग 3 हम नाम दे दे रहे हैं। तो कोई भी एग इज स्मॉलर देन का फॉलो करेगा खुद के साथ। कोई भी इंसान, कोई भी इंसान हो जाए, कोई भी थिंग्स हो, वो खुद से छोटा थोड़ी हो सकता है, खुद के बराबर हो जरूर होता है। मतलब खुद का खुद के साथ जो रिलेशन जो होता है इज स्मॉलर देन फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात में आ गई अच्छे से? कोई भी एग खुद के साथ इक्वल नहीं, लेस देन नहीं हो। दूसरा देखिए, अगर मान लो ए और बी दो ऐसा एग है कि एक छोटा है और एक बड़ा है, नंबर जो ए जो है स्मॉलर एग है और बी जो है मान लीजिए बिगर एग है। तो इसमें मान लीजिए मैंने इसमें आपका जो छोटा है और ए आपका बी बड़ा है। हेलो, हाँ क्लास सर। देखो, तो अब हम सिमेट्रिक देख रहे हैं, तो जैसे मैंने मान लिया कि इफ ए स्मॉलर एग है और बी है बड़ा एग, क्या इसका उल्टा लिखा जा सकता है? कैसे लिख सकते हो? ए अगर छोटा एग है, बी बड़ा है, आप हम उसको एक को उल्टा डायरेक्शन में रख दिए तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा तो बड़ा हो जाएगा फिर। होता, हाँ सही है। प्लेस उल्टा लिखने तो उल्टा लिखने का मतलब आपका छोटा एक तो बड़ा नहीं ना बन जाएगा। ए का रिलेशन का बी के साथ है। हाँ, वो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ रिलेशन क्या है? इज स्मॉलर देन। तो स्मॉलर देन का मतलब है कि ए अगर छोटा है देन बी से, तो बी को बोल सकते हैं ए से छोटा है, ए से। उल्टा फॉलो नहीं करेगा ये कभी रिलेशन। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हुआ।
बस में ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 3 एक लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए बताया 3 एलिमेंट लिया जाता है हमेशा। मान लीजिए एक ए जो है बी से स्मॉल है, बी जो है सी से स्मॉल है, तो क्या ए सी से स्मॉल होगा? ये ऑलवेज ट्रू बात है। ये अगर छोटा है, हम एक बना लेते हैं छोटा सा, ये इससे बड़ा है, ठीक है। तुम लोग ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। ये जो बड़ा एग है ये इससे बड़ा एग ये है, ये छोटा हुआ कि नहीं इससे भी? तो ए मान लो ये है बी, ये है बी, ये सी है, ये तो कंफर्म है कि छोटा जो ये एग है ये बड़ा वाला से काफी बड़ा हो, छोटा होगा। तो ए का बी से क्या, ए का बी कैसा रिलेशन है? इज स्मॉलर देन का रिलेशन इसमें भी स्मॉलर देन का रिलेशन है। तो ए का सी के साथ में स्मॉलर देन का रिलेशन फॉलो करेगा, जिसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। बस में आइए, तो ये रिलेशन दिया गया था, बोलता ये रिलेशन जो है इज स्मॉलर देन का, ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या इक्विवेलेंस है? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? ट्रांजिटिव देंगे। सिमेट्रिक भी नहीं है ना रिफ्लेक्सिव है, और तीनों जब होता है तभी इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ इज इक्वल टू का रिलेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओवर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, मतलब जो सेट दिया गया है वो सारे रेशनल नंबर है। हमको रेशनल नंबर में इज इक्वल टू का रिलेशन दिया गया है। अब ये रिलेशन को चेक करना है तो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रेशनल नंबर में कोई भी एक नंबर पकड़िए, कोई भी नंबर, हर नंबर खुद के साथ इक्वल होता है कि नहीं होता? इज इक्वल का रिलेशन ध्यान देना। तो हर नंबर, रेशनल नंबर वो खुद के साथ इक्वल होगा ही होगा, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा रिलेशन देखो, अगर मान लो ए बी के साथ इक्वल है, तो क्या बी ए के साथ इक्वल होगा? उल्टा वो हो सकते हैं, सिमेट्रिक भी होगा। अगर ए बी के इक्वल है, हर देखे ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो, ए बी के साथ इक्वल है, बी सी के साथ इक्वल है, ए का सी के साथ इक्वल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस होगा। इसका मतलब ये तीनों फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब मार दीजिएगा, इक्विवेलेंस अगर तीनों फॉलो करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन को ही मार्क करना है आप लोग। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? वहां डिस्कस कर लो मेरे साथ। बहुत बच्चे को होता है कि जो चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का चांसेस रहता है, लेकिन डिस्कशन से ही ये कमांड होगा। नेक्स्ट देखिए, हैज द सेम फादर एज, ये रिलेशन दिया गया। ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब सेट जो है बहुत सारे चिल्ड्रन है, वो सेट है, और रिलेशन क्या है? हैज द सेम फादर। मतलब हैज के पहले एक चाइल्ड रखना है और एज के बाद भी एक चाइल्ड रखना है, ठीक है। तो पहले तो हम रिलेशन देखेंगे हमारा कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। क्या क्या पूछूं? सब तरह का रिलेशन देखो, हैज द सेम फादर एज, नहीं तो समझो तो बात कुछ, ये तो सिर्फ रिलेशन दिया गया है और बहुत सारे चाइल्ड है, ठीक है। अब हम बात करें, अब इस बात को समझो पहले। यहाँ पहला जैसे तुम्हारा क्या रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो खुद का खुद के साथ चेक करना है। तो हैज के पहले मान लो चाइल्ड ए है और इधर भी ए है, ए हैज सेम फादर एज ए, क्या दोनों अगर सेम है तो दोनों का फादर तो सेम ही होगा। ए भी वही है और पीछे भी ए है, बताओ ये रिलेशन ए का ए के साथ फॉलो करेगा नहीं करेगा? खुद का खुद के साथ फॉलो करेगा ही। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। कोई भी
चाइल्ड का खुद के साथ फॉलो करेगा, क्योंकि हैज द सेम फादर होना ही, दो चाइल्ड नहीं है, वो एक ही चाइल्ड हुआ है कि नहीं। उसके बाद देखो, आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं। मान लीजिए ए का जो फादर है वो बी का भी वही फादर है, ए हैज द सेम फादर एज बी, ठीक है। तो बी हैज द सेम फादर एज ए बोल सकते कि नहीं बोल सकते, उल्टा भी बोल सकते हैं ये बात। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड आइए ट्रांजिटिव, तीन एलिमेंट पे चेक करना है, तीन चाइल्ड लेते हैं ए बी एंड सी। ए हैज सेम फादर एज बी, पहला रिलेशन। बी हैज द सेम फादर एज सी, तो क्या ये बात बोल सकते हैं ए हैज सेम फादर एज सी, वो भी बोला जा सकता है। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी इक्विवेलेंस हो गया, ये भी इक्विवेलेंस हो गया। अब रिलेशन दिया गया है इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, और सेट क्या दिया गया है, स्ट्रेट लाइन का कलेक्शन से सेट। मतलब एक प्लेन है, एक प्लेन पे जितना लाइन आप खींच सकते हैं खींच लीजिए, जितना लाइन इसके एक प्लेन के ऊपर कितना लाइन खींच सकते हो आप, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो। तो जो भी जितने भी लाइन है इनफाइनाइट लाइन, वो सारा एक सेट है मेरा, और उस सेट पे ही चेक करना है क्या रिलेशन दिया गया है, इज परपेंडिकुलर टू। बताइए कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर होता है, कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो लाइन है, खुद मान एक लाइन है, ये खुद के साथ परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इसको हम, नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। अब मान लो ए और बी देखते हैं, मान लो ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, ए परपेंडिकुलर टू बी है, बी परपेंडिकुलर टू ए बोल सकते हैं, अब बोल सकते ही है, उल्टा तो परपेंडिकुलर होगा ही। ए बी का परपेंडिकुलर तो बी का भी ए के साथ परपेंडिकुलर होना ही होना है। बात में आ गया अच्छे से ये। अच्छा, उसके बाद अगर ए आपका परपेंडिकुलर टू बी है, बी का परपेंडिकुलर मान लीजिए सी है, सी लाइन जो है वो भी बी का क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या ए सी का परपेंडिकुलर होगा, क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी सी के साथ परपेंडिकुलर है ना यहाँ पर। तो ए और सी क्या होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, वो पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा। और जब इसमें से एक भी नहीं हुआ, ना रिफ्लेक्टिव है ना ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। फाइव नंबर देखो, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ये रिलेशन दिया गया, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, और सेट क्या दिया गया है, नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब आपके पास रियल नंबर्स हैं, जितना नेगेटिव पॉजिटिव सारा होता सब है, लेकिन जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो छोड़कर बाकी सारा नंबर आपको दिया गया है, चाहे पॉइंट वाला हो रूट वाला हो, सारा नंबर आपके पास वही उसी का सेट है। और उस सेट में आपको चेक करना है इज द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या कोई भी नंबर खुद के साथ रेसिप्रोकल होता है। टू जो है, टू का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, ये क्या ये इज द टू इज द रेसिप्रोकल ऑफ टू बोल सकते हैं, टू इज द रेसिप्रोकल ऑफ टू नहीं बोल सकते। वन का रेसिप्रोकल वन होता है, लेकिन टू का टू के साथ नहीं होगा। इसका मतलब ये कि हर एलिमेंट का खुद के साथ फॉलो रिलेशन नहीं करेगा। इसके अंदर तो बहुत सारा नंबर है ना, वन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन टू थ्री फोर इतने सारे नंबर जो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइए मान लीजिए टू 1/2 के साथ रेसिप्रोकल है, तो 1/2 को टू का रेसिप्रोकल नहीं बोल सकते हम लोग क्या, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल टू ही बोलोगे। अगर ए का रेसिप्रोकल बी है तो बी का रेसिप्रोकल यही ना होगा इसमें, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक फॉलो करेगा। बस में आइए अच्छे से ये। नेक्स्ट देखिए,
अगर मान लीजिए 2 का रेसिप्रोकल 1/2, पहला ले और फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 के साथ, यही ना हो सकता है रिलेशन। तो ये बोल सकते हैं कि 2 का रेसिप्रोकल 2 है, ये नहीं बोल सकते, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं हुआ। आंसर फिर क्या होगा, सिमेट्रिक का होगा। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सिंपल है। रिलेशन क्या दिया गया 6 नंबर में, y इक्वल टू एक्स है। एक्स वाई इस तरीका का एलिमेंट है कि एक्स और वाई आपस में इक्वल है। तो ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्वलेंस है या नहीं, चेक करना। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए y का x के साथ है, मतलब x अगर 1 डालेंगे तो y भी 1 होगा, अगर x हम 2 डालेंगे तो y भी 2 होगा। यही ना मतलब हुआ इसका, जो यहाँ डालेंगे वही वहां डालना है। मतलब आपके पास जो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट बनेगा उसमें हर एलिमेंट आपस में ही इक्वल होंगे। ठीक है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर मान लीजिए 1/2 लेते हैं तो 1/2 1/2 के साथ होगा। जो भी नंबर ले रहे हो खुद का खुद के साथ ही इक्वल होगा इसमें, इसका कहने का मतलब यही है। अब चेक कीजिए तो रिफ्लेक्सिव में क्या मतलब होता है, सब खुद का खुद के साथ होगा कि नहीं होगा, इसमें तो वही है ही। इस रिलेशन का मतलब ही यही हो गया कि खुद का खुद के साथ रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब देखो हम लोग क्या देखना है, सिमेट्रिक। अगर मान लो 1 का 1 के साथ इक्वल है तो इसका उल्टा भी कर देंगे तो यही रहेगा। हर एलिमेंट का खुद का उल्टा करेंगे तो वही रहेगा, और जो कि स्टेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, जैसे 1 का 1 के साथ है, 1 का किसी और के साथ होगा क्या, और किसी हो ही नहीं सकता इसके इसमें। तो ये इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव फिर भी रहेगा, ये है कि नहीं। अगर मान लो ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ नहीं है, तो फिर भी ट्रांजिटिव रहता है। इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों है, इसका मतलब हम लोग ये नहीं मार्क करेंगे, मार्क कौन सा करेंगे, इसे वो काट देंगे। इसे काट नहीं देना, मैं कोई मतलब इसे आंसर नहीं देना आपको, आंसर सिर्फ ई देंगे। जब तीनों फॉलो करेगा इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन मार्क करना आपको एग्जाम में। मैं कैसे थी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। 9 नंबर देखिए, if A has 32 elements, B has 42 elements, A यूनियन B में आपका 62 एलिमेंट है, तो A इंटरसेक्शन B में निकालना है। जिसमें फॉर्मूला बताया था ना आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B में फॉर्मूला क्या होता है, NA प्लस NB माइनस A इंटरसेक्शन B, ये ना, ये आपको निकालना है। बाकी सारा डाटा गिवन है, देख लीजिए। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 62, इसका वैल्यू 32 एंड इसका 42 माइनस एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। कैलकुलेट कर दो, कितना आ जा रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। In a group of 20 children, 8 drinks tea but not coffee, and 13 like tea. Number of children drinking coffee but not tea. देखिए सेट बना दीजिए, इजीली बन जाएगा। पूरा ग्रुप है 20 चिल्ड्रन का, जिसमें से 8 जो है ड्रिंक करता है टी, लेकिन वो कॉफी नहीं पीता है। मान लो ये टी है, ये कॉफी है, तो ड्रिंक पीता है लेकिन कॉफी नहीं पीता। इसका मतलब कौन सा एरिया का बात कर रहा है, सिर्फ ये एरिया होगा, क्योंकि वो सिर्फ टी पीता है, कॉफी का पार्ट एकदम उसमें फॉलो नहीं करेगा। ये एरिया आपका दिया हुआ 8, और 13 लाइक करता है टी, पूरा 13 लाइक करता है टी। इसका मतलब है कि 13 में 8 माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ ये एरिया। नहीं बात में ऐसे ही है, दोनों डायग्राम बना देते हैं। देखो
ये टी ले लेते हैं, ये कॉफी। टी जो टी पसंद करने वाला है, लेकिन जो कॉफी पसंद नहीं करता, वो एरिया ये ना हुआ, कॉफी का एरिया तो ये हो गया, ये आपका 8 दिया हुआ। ठीक है, एक मिनट। देखिए, फिर नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, 13 लाइक टी। ठीक है, 13 लाइक टी, इसका मतलब पूरा टी पसंद करने वाले 13 लोग हैं, और ये जो है ओनली टी है, ये सिर्फ टी पसंद करने वाले लोग। तो 13 में से अगर 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5। 5 क्या हो जाएगा, जो टीवी पसंद करता हो, कॉफी पसंद करता हो। तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट टी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका 5 है। और आपसे सिर्फ क्या पूछा गया, कॉफी पीने वाला का नंबर बताइए, लेकिन टी नहीं पीना चाहिए। तो टोटल कितना है, 20 चिल्ड्रन था ना ये। तो टोटल 20 चिल्ड्रन था, जिसमें ये आपका 8 है, ये 5 है, टोटल 13 हो गया ये। और पूरा आपका कितना था चिल्ड्रन, 20। तो 20 में अगर हम 13 माइनस कर दें, ये 8 प्लस 5 पूरा माइनस कर दें, तो सिर्फ बचेगा कॉफी का एरिया, 7 आ जाएगा। क्लियर अच्छे से ही है। इसी तरीका से क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा सारा, जो डाउट होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज चलिए, फंक्शन पढ़ा देते हैं। दो फंक्शन देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी ये भी है। तो देखो ये फंक्शन होता क्या है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे क्या कंडीशन है कि जिसको हम, किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, इस चीज को समझो। जैसे मान लो कंडीशन क्या क्या दे रहे, देखो ध्यान ध्यान से। मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स मान लो ए बी सी डी ई, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें ले लिए, इसमें 5 एलिमेंट लिए। फंक्शन कब बोलना है, किस रिलेशन को फंक्शन बोलना है, मतलब देखा जाए तो फंक्शन में क्या है, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। इसीलिए टॉपिक फंक्शन को पढ़ाना चाहिए रिलेशन के बाद। हम लोग अभी तक आर आर लिख रहे थे ना, अब आर की जगह पे लिखेंगे एफ। ठीक है, मतलब एफ लिखने का मतलब फंक्शन। फंक्शन का दूसरा नाम है मैपिंग। अगर मैपिंग लिख दें तो कंफ्यूजन मत हो जाना, फंक्शन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, जैसे सेट ए दिया गया है, ये सेट बी दिया गया है। तो सेट रिलेशन जो दिया जाता है तो उसमें कैसे देखते हैं, फ्रॉम ए टू बी देखते थे ना उसमें भी, यहाँ भी वही चीज है, रिलेशन जो देखेंगे तो यहाँ भी फंक्शन भी देखेंगे फ्रॉम ए टू बी। तो इसको दिखाएंगे, लिखेंगे इस तरीका से, फंक्शन इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी। ये लिखने का इसका मीनिंग हुआ, ऐसे लिखा जाता है। तो फंक्शन इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ये इसका सिंबल है। हम किस रिलेशन को फंक्शन बोलना है, ये अब समझो। फंक्शन दो स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, ऐसा रिलेशन को बोलना है जब
each एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी आगे वाला जो एलिमेंट है सबका इमेज होना चाहिए। इमेज का मतलब जैसे ए मान लो डाले और आंसर आ गया 1, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ है 2x+1, आपने x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो y जो लिखते हो ना उसी की जगह पर हम लोग fx लिखते हैं, तो बुक में देखना हमेशा fx लिखा रहेगा, तो y को ही रिप्लेस करके fx लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की जगह 1 डालेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 किसका वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू है। बात समझ रहा है, y का वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन का वैल्यू। तो जैसे 1 डाले और आ गया 3, तो 3 जो रिजल्ट आया आपका उसको इमेज बोलते हैं ऑफ ए का है। जैसे यहाँ पर 1 डालने पर ना 3 आया, जैसे मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तभी आपका इमेज बनता है, तो उसी तरीका से जब आप 1 डालेंगे तभी तो y का 3 आया। तो 1 का इमेज क्या है 3 है। इमेज जो है जो बन रहा है वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर फंक्शन पे डिपेंड करेगा मतलब जैसे यहाँ रिलेशन जो दिया गया है 2x+1 दिया गया, क्वेश्चन में क्या जरूरी है कि हमेशा 2x+1 ही देगा, वो हो सकता है x³ - 1 दे दे। तो इस केस में अगर हम x की जगह 1 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा। तो इस फंक्शन के लिए 1 का इमेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अलग अलग फंक्शन के लिए x का वैल्यू जो होगा उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू जो होगा वही इसका इमेज होगा। पहला फंक्शन में 1 डालने पे 3 आया, तो पहला फंक्शन के लिए 1 का इमेज 3 था, दूसरे फंक्शन के लिए 1 का इमेज 0 हो गया। तो मान लो उसी तरीका से एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो a डालने पे मान लो 1 आया, सपोज करो, b डालने पे 4 आ गया, c डालने पर मान लेते हैं 3 आ गया, d डालने पे मान लेते हैं 3 आ गया, और e डालने पे मान लेते हैं 1 आ गया। ठीक है, 2 नहीं आया। तो फंक्शन रिलेशन को ही बोलते हैं, लेकिन कैसा रिलेशन को, जो सेट ए में जितना भी एलिमेंट आपको दिख रहा है हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज सेट बी में होना चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। बात समझ आया पहला कंडीशन। दूसरा ये कंडीशन है कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब इस टाइप से। तो मान लीजिए 1 डालने पे a डालने पे 1 भी आ गया, a डालने पे 2 भी आ गया, तो इस टाइप का केस को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, डायग्राम बना दिया, जैसे मान लो 1 डालने पे 2 भी आ गया, a डालने पे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, बाकी जैसे ये रिलेशन दिया हो नहीं, फंक्शन नहीं होगा। एक भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोल सकते। मतलब 2 कंडीशन को ध्यान में रखना है फंक्शन होने के लिए। पहला कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में। कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ है देखो तो ए बी सी डी सबका कुछ ना कुछ वैल्यू आया है। जैसे पहला वाला केस में, फर्स्ट केस में देखो ए का वैल्यू 1 आया है, बी का वैल्यू 4 आया है, सी का वैल्यू 3 आया है, डी का वैल्यू भी 3 आया है, और ई का वैल्यू भी 1 आया है। तो हर मेंबर जितना भी सेट ए में है हर मेंबर का अपना कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है, तो हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी चेक करना है कि किसी एक भी मेंबर का एक से ज्यादा इमेज ना हो। यहाँ हर जगह किसी भी ऐसा है एलिमेंट जिसका एक से ज्यादा इमेज है, ए डालने से 1 आया है, ए डालने से और कुछ तो आया नहीं है, बी डालने पे 4 आया है, बी डालने से और अदर तो नहीं आया, सी का भी वही बात है, डी का भी वही बात, सी का भी इमेज 3 आया, लेकिन तुमको ये देखना है कि सी का इमेज 3 आया तो सी का और कोई अदर इमेज तो नहीं आया ना, तो ये फंक्शन है। मतलब ये हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा का एक ही इमेज हो, ये पॉसिबल है। जैसे देखिए इसमें सी और डी दोनों का एक ही इमेज है 3, सी का भी इमेज 3 है, डी का भी इमेज 3 है, ए का इमेज 1 था, ई का भी इमेज 1 है यहाँ पे।
तो फिर भी ये फंक्शन होगा, लेकिन एक का एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज होगा तब फंक्शन नहीं होगा। एक से ज्यादा का एक ही इमेज हो सकता है। बात समझ है अच्छे से। तो इसको लर्न करने के लिए तरीका क्या है, आगे सन लिख दीजिए और पीछे फादर। ठीक है, अब जैसे सोचिए एक सन के दो फादर पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, फंक्शन नहीं होगा। और उसी तरह से ये बोल सकते हैं एक से ज्यादा सन होंगे तो उसके एक फादर पॉसिबल है। तो इधर मान लीजिए ए सन है, बी सन है, सी है, तो सबके एक फादर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये याद रहेगा। बस मैच है ये। तो इसको लिख लीजिए आप लोग पॉइंट। पहले डायग्राम बना लीजिए पूरा, सन फादर वाला फिर डायग्राम बना लीजिए इसको, इसमें लिखवा देते हैं। तो लिख लिए क्या आप लोग? अभी लिख लिए? तो स्टेटमेंट लिखो। A relation is said to be function. A relation is said to be function if नंबर वन देके लिखो, if every element of set A, every element of set A has unique image, has unique image in set B, has unique image in set B, मतलब यूनिक का मतलब एक होना चाहिए। और नंबर टू लिखो, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये, no one element of set A, no one element of set A should have more than one image. Should have more than one image. कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए का छूटना नहीं चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। बस दो पॉइंट पे ध्यान देना है, तभी उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? ये अब लिखिए टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। नंबर वन, वन फंक्शन। फंक्शन लिखे या मैपिंग लिखे एक ही बात है। वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव या इंजेक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं तो इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। इंजेक्टिव बोलिए, इंजेक्शन बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, वन फंक्शन। देखिए जो फंक्शन का जो टाइप्स है वो डिपेंड किया है उसका कनेक्टिविटी पे। सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, दो सेट है, दोनों सेट के बीच में कैसा कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही टाइप बनाया गया है। तो देखो पहला टाइप जो बता रहे वन फंक्शन, इसे बोलना है मान लीजिए ए बी सी डी ई, मान लीजिए 4 7 3 5 1 2 4। जैसे एक का मान लीजिए ए का इमेज 5 है, बी का इमेज लेते हैं 4, डी का लेते हैं 1, सी का लेते हैं 3, ई का लेते हैं 2। ठीक है,
पहला कंडीशन देखिए, फंक्शन ये है या नहीं, फंक्शन है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो सेट ए में जितना भी एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, सब का इमेज है कि नहीं, सबका इमेज कोई ना कोई तो है। जैसे ए का इमेज 5 है, बी का इमेज 4 है, सबका इमेज है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है ए का। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया फंक्शन का। दूसरा कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। इसमें है कि नहीं ऐसा, सबका ए का इमेज 5 है, ए का अदर कोई इमेज तो नहीं है, उसी तरह बी का भी 2 इमेज नहीं है, सी का भी नहीं है, तो सबका सिंगल सिंगल इमेज है, मतलब फंक्शन का दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, तो ये तो फंक्शन है। अब इसको वन वन क्यों बोल रहे हैं, वन वन बोलने का मतलब ये है कि जितना भी सेट ए में एलिमेंट है, सबका इमेज अलग अलग होना चाहिए। वन तो इसमें भी है, लेकिन सबका इमेज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, सबका सेम इमेज। जैसे पीछे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, दो तीन का एक ही इमेज बना दिया था, ठीक है। हाँ, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, यूनिक यूनिक होना चाहिए, अलग अलग। तो यहाँ पर देख रहे हैं वन वन नाम इसीलिए वन टू वन कनेक्शन होना चाहिए, वन टू वन कनेक्शन, मतलब ए का रिलेशन 5 के साथ है, ए का और कोई अदर साथ होना नहीं चाहिए। और दो तीन एलिमेंट का एक ही इमेज नहीं होना चाहिए, सबका इमेज अलग अलग होना चाहिए। डायग्राम बना लीजिए, पहचान किसी में आगे आगे समझ से चाहिए। अगर मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट ए बी सी डी ई है, बी में मान लीजिए 1 2 3, वन फंक्शन बनेगा ये, इसको चाह के भी आप वन फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि अलग अलग इमेज बनाने के लिए आपके पास जितना एलिमेंट ए में है उतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अगर कम होगा तो वो वन वन नहीं बन पाएगा। जैसे ए का मान लीजिए वन इमेज बना दिए, बी का अगर सी के बना दिए, सी का टू के साथ, बाकी टू छूट जाएगा ना। और दो जहाँ छूट गया तो फंक्शन ही नहीं है, टूटना भी नहीं चाहिए फंक्शन के लिए। और जहाँ इसको कनेक्ट करेंगे किसी के साथ तो एक से ज्यादा का एक ही इमेज बन जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन ये हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या तो ग्रेटर हो, ग्रेटर बोलता हूँ, लेस देन हो या इक्वल टू एन। इसमें जो एलिमेंट होना चाहिए बी के कंपेयर में या तो इक्वल हो या बी के कंपेयर में छोटा हो ए, तो हो जाएगा। ए में ज्यादा होगा, अगर एन ए पता है कि इसमें अगर ज्यादा है देन बी से, तो ये कंफर्म है कि ये वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। बस में आगे से फंक्शन तो बनेगा, वन वन फंक्शन का बात कर रहे हैं, वन वन फंक्शन नहीं बनेगा, फंक्शन बन जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन नाम में ही आंसर पता है आप लोग, मतलब इधर बहुत सारा रहेगा, उसका एक ही इमेज जो पीछे एग्जाम्पल भी बनाया गया है। नाम सबका निकनेम नहीं है, बस दो ही का है। जैसे ये एग्जाम्पल भी मैं बना दीजिए, दो तीन एक ही में दिखा दीजिए। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक से ज्यादा का एक ही इमेज, मेनी वन, मतलब एक से ज्यादा का कनेक्शन एक के साथ, इसीलिए मेनी पहले लिखे हैं बाद में वन लिखे हैं। बात में आगे अच्छे से ये थर्ड देखिए, ऑन्टो फंक्शन, इसको सरजेक्शन बोलते हैं।
सर्जेक्टिव, SURJECTIV, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन। अब किस कनेक्टिविटी को हम बोलेंगे ऑन्टो फंक्शन? कंडीशन क्या है? जैसे सेट ए में या सेट ए में और सेट बी में, मान लीजिए इसमें एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई, 1 2 3 4, जैसे कनेक्शन बना दीजिए सबके साथ। ये फंक्शन है या नहीं? फंक्शन तो है ही, ठीक है। बी का रिलेशन 3 के साथ है, सी का 2 के साथ है, डी का 3 के साथ, ई का 4 के साथ, ठीक है। अब ये ऑन्टो है ही नहीं, चेक करना। तो ऑन्टो का कंडीशन ये है कि सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो ए का क्या है, ए बी सी, मतलब सेट ए का इमेज है ना। ए का इमेज 1 है, ए का इमेज अगर 1 है तो 1 का ये प्री इमेज होगा। 1 का ए क्या है, प्री इमेज, इमेज से पहले जो आता है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज बना वहां पर, तो इमेज जो बना हुआ है उसके लिए आप जो हो गए वो आप प्री इमेज है। बस में यही है। इसका मतलब जो सेट ए में जितने भी मेंबर्स हैं वो बी वाले का प्री इमेज होता है, लेकिन सारे एलिमेंट का ही होगा कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे 1 का प्री इमेज पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप, ए। 2 का प्री इमेज सी है, 3 का प्री इमेज बी और डी दो होगा, और 4 का प्री इमेज और ई होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि सेट बी में जितने भी मेंबर हैं सबका प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। फंक्शन होने के लिए सेट ए का सारा एलिमेंट छूटना तो नहीं चाहिए फंक्शन होने के लिए, लेकिन ऑन्टो के लिए क्या कंडीशन है कि सेट बी का एलिमेंट सारा छूटना नहीं चाहिए, और सेट ए का तो छूटना नहीं चाहिए कंडीशन फंक्शन के लिए। हम नाम भी दे रहे हैं ऑन्टो फंक्शन, तो फंक्शन तो होना ही चाहिए, उसके बाद ना ऑन्टो देखेंगे आप। तो फंक्शन तो है ही ये। ऑन्टो के लिए कंडीशन से क्या है कि सेट बी में जितना भी एलिमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका कनेक्शन किसी ना किसी सेट ए के एलिमेंट के साथ होना चाहिए। अगर सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका प्री में सेट ए में नहीं है तो वो ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो ऐसे कर दिया। अब देखिए 1 का 3 3 प्री इमेज है, ए बी सी। 2 का भी 2 2 प्री इमेज है, डी एंड ई। 3 और 4 का प्री इमेज है सेट में, तो इस केस को हम ऑन्टो फंक्शन नहीं बोल सकते। बस ना यही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका चौथा नाम दे दिए इनटू फंक्शन कहते हैं। इनटू फंक्शन। डायग्राम सबका बना लीजिएगा, डायग्राम से ही सबको आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। देख लिए। उसके बाद लास्ट है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो। 1 1 ऑन्टो का ही नाम है बाइजेक्शन। मतलब बाई का मतलब 2 होता है, दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए।
तो वन वन ऑन टू के लिए कंडीशन ये है कि सेट ए में जितना एलिमेंट है सेट बी में एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए 1 का 2 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 4 के साथ, डी का 3 के साथ। तो देखो ये फंक्शन भी है, सबका अलग अलग इमेज भी है, तो ये 1 1 तो है ही, 1 1 का कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है ये, किसी का इमेज कॉमन नहीं हो रहा है इसमें। दूसरा ऑन्टो का क्या कंडीशन है, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट बी का, तो यहाँ एलिमेंट छूटा भी नहीं है, सबका प्री इमेज भी है। तो इसका मतलब है वन बाइजेक्शन फंक्शन उसी को बोलना है जो 1 1 भी हो साथ साथ ऑन्टो भी हो, उसी को बाइजेक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से ये। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इस फंक्शन का और थोड़ा सा टाइप आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे एक फंक्शन तुम्हें दिया गया है, f is such that n to n, n क्या हो गया, पहला सेट आपका n है, n to n है, दूसरा सेट भी n है, मतलब n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, चलता जाएगा कंटिन्यू। इसमें भी वही बात है, फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, और x में बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब x का वैल्यू इसमें से डाल देना है, मतलब पहला जो सेट होता है वो x होता है, दूसरा सेट y होता है, ठीक है। तो सेट a में जितना भी एलिमेंट है, आप जानते हो फंक्शन में कोई एलिमेंट छूटता नहीं सेट a का, इसका मतलब हर एलिमेंट का कनेक्शन किसी न किसी के साथ y के साथ होता ही है। तो पूरा सेट a को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, मतलब आगे जो लिखते हो ना फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो आगे वाला सेट क्या बन जाएगा, ये पूरा डोमेन हो गया। डोमेन उसी में बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन जिसमें आप सारा एलिमेंट लिख दिए। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये फंक्शन दिया ना, अब 1 जब डालोगे तो क्या आएगा, 1 डालने पे 2, 2 जब यहाँ डालोगे तो 2 इंटू 2 4 आएगा, 3 डालने पे 6 आएगा, मतलब 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, 2 का कनेक्शन 4 के साथ होगा, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, सारा आते जाएगा कंटिन्यू। मतलब इसको इस एफ को आप अब क्या करो, स्टेट के फॉर्म में लिखो, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है, 4 का 8 के साथ, ये चलता रहेगा कंटिन्यू, डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब क्या होता है, पहला मेंबर का कलेक्शन को ही तो बोलते हैं डोमेन। तो पहला मेंबर में कौन कौन आ जाएगा, सारा आ ही जाएगा ना एलिमेंट, सारा एलिमेंट आ जाएगा ये, इसका मतलब पहला मेंबर सारा आ जाएगा, तो सेट ए ही तो मेरा डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। आया बात समझ अच्छे से। रेंज में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, यानी सारे इवन नंबर्स आएंगे, और नंबर नहीं आएगा। तो रेंज में क्या आ जा रहा है इसका, वही देखो रेंज ऑफ एफ क्या लिखा है, 2 4 6 8 डॉट 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 चल जा रहा है। बात समझ आएगी अच्छे से ये, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब ये फंक्शन बताओ, ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, हर एलिमेंट का अलग इमेज है ना, कोई तो एलिमेंट रिपीट तो होगा नहीं, तो सबका अलग अलग इमेज भी है, ये 1 1 है। दूसरा देखो, इसको मेनी वन बोल सकते हैं, इसको मेनी वन, जो 1 1 होगा वो मेनी वन नहीं हो सकता, और जो मेनी वन होगा वो 1 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब 1 1 है तो मेनी वन तो नहीं होगा।
अब देखो ये फंक्शन ऑनटो है कि नहीं, ऑनटो क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि देखो ऑनटो के लिए मैंने क्या बताया, सेट बी में यानी वाई जो सेट है, वाई वाला पार्ट जो है, इसका हर एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। तो वन का प्री इमेज कहाँ है, टू का प्री इमेज तो वन है, फोर का प्री इमेज टू है, लेकिन वन का, थ्री का, फाइव का और नंबर्स का प्री इमेज नहीं है सेट ए में। तो एक मैंने क्या बोला, एक भी मेंबर ऐसा मिल जाए जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं है, तो समझ जाना है वो फंक्शन ऑनटो नहीं हो। तो ऑनटो ने कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन इनटू है, ऑनटो नहीं। तो जो फंक्शन वन वन और ऑनटो दोनों होता है उसी को बाइजेक्शन बोलते हैं। क्या इसको बाइजेक्शन बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते। ये कौन कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है और वन वन, दो, पांच फंक्शन पढ़ा है, पांच टाइप में, जिसमें से ये दो है, बाकी तीन नहीं। नेक्स्ट देखो, अब देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा वही है, बस सेट को चेंज किया है। सेट ए में लिख दिया वन टू थ्री, सेट बी में क्या लिख दिया टू फोर सिक्स, फंक्शन लिख दिया क्वेश्चन में, मान लीजिए फंक्शन मेरा ये है। बस देखो क्या अंतर किया है, पहले वाले क्वेश्चन में एन टू एन था, यहाँ ए टू बी लिखा है। अब डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, सेट बी में वन का रिलेशन किसके साथ है, वन का रिलेशन टू के साथ होगा, क्योंकि फंक्शन जो दिया गया है, वन डालने पे टू आएगा, टू डालने पे फोर आएगा, थ्री डालने पे सिक्स आएगा। ये फंक्शन वन वन है कि नहीं, ऑनटो है कि नहीं, ऑनटो भी है, ऑनटो है, वन वन ऑनटो दोनों, जैसे बाइजेक्शन भी है ये। तो इसका मतलब ये मेनी वन नहीं होगा और इनटू नहीं होगा। बात में आ गई अच्छे से, ये इस पॉइंट पे ध्यान देना। मतलब क्वेश्चन देखिए मेरा एफ एक्स टू एक्स ही है, कि चेंज क्या किया, ये स्टेट को चेंज कर। तो एक ही फंक्शन वन वन भी हो सकता है, ऑनटो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि स्टेट क्या है, स्टेट ए और स्टेट बी क्या है। स्टेट ए स्टेट बी चेंज जहाँ कर दिए तो वो फंक्शन वन वन बन सकता है, मैनी वन भी बन सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि याद कर लेता है वाई इक्वल टू एक्स, हम याद किए थे वन वन फंक्शन, तो उसी दिमाग में आता है। ऐसा नहीं कि वाई वाई इक्वल टू एक्स अगर वन वन है तो ऑनटो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि सेट क्या दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर दे सकते हो। बात में आ गई अच्छे से ये? ये फंक्शन को देखे जरा सा, ये दिया गया है और ये दिया गया क्वेश्चन, ए में क्या दिया हुआ, पहले ये बताइए, ये दोनों फंक्शन मिला के देखिए, सेट ए दिया है, सेट भी दिया हुआ, और फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई की जगह पर आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया गया है, बताइए ये फंक्शन आपका वन वन है या नहीं, चेक कीजिए। इसके लिए सेट बनाइए, समझे, इस तरह से बॉक्स बनाइए, इजी बन जाएगा। सेट में क्या है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन। बी में क्या है, जीरो है, टू है, थ्री है, फोर है, सेवन है एंड एट। इसमें अगर वन डालेंगे तो कितना आएगा, मैथमेटिक्स में नहीं होगा।
अगर मान लीजिए अगर आप 2 डालते हैं, 0 का 2 के साथ है, 3 डालेंगे तो 1 नहीं है, 4 डालेंगे तो ये 5 डालने पे नहीं है, 5 डालने पे कितना आएगा, 3 आएगा, वो भी है। 6 डालने पे 7 डालेंगे तो 5 नहीं है, मतलब ये पूरा कलेक्शन आया है ना, सारे जना डाल दिए। अब ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि 1 और 7 का कलेक्शन ही नहीं दिया हुआ। बात में आई है ये। अब चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ये कर देते हैं कि -1 डाल देते हैं और क्या छूटा हुआ था, थ्री डालने से 1 डालना, हाँ 1 डालना होगा, 1 डालना होगा और 5 डालना होगा। अब डाल दिए हैं इसमें, ठीक है, -1 भी डाल दिए और सेट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये रेट करके, इसमें 1 डाल दिए एंड 5 डाल दिए। एक रिलेशन तो -1 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 7 का 5 के साथ, कर दिए कनेक्शन। अब ये बताओ ये 1 फंक्शन है कि नहीं, 1 तो है ये, ठीक है, 1 तो है कि नहीं, 1 तो नहीं, 7 8 का प्री इमेज नहीं है, इनटू है मैनी 1, हाँ भाई इसमें नहीं है, ठीक है, मैनी 1 तो जो 1 है तो मैनी 1 तो नहीं होगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से तुम लोगों के, सेट को देखना है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। चलिए अब कुछ कुछ टाइप जो है लिखते जाइए फंक्शन का टाइप, वो जो था आपका कनेक्टिविटी के बेसिस पे जो नाम दिया गया वो था टाइप, वो था। अब कुछ फंक्शन का स्पेशल नाम है, जैसे कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलना है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन आपका फ्रॉम ए टू बी इसमें भी रहेगा, और इसमें आपका रहेगा एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर, मान लीजिए जैसे 2 दे दिए, मतलब एफ एक्स इक्वल टू सी, ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, सी कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 एनीथिंग, कांस्टेंट फंक्शन इसी को कहा जाता है। मतलब ये हो गया कि एक्स का वैल्यू आप कुछ भी डालिए, एक्स में से सेट ए में से कुछ भी डालते जाइए, वाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 2 है, जिसमें x वैल्यू 1 डाले चाहे 2 डाले चाहे 3 डाले, y इक्वल टू कुछ होगा क्या, इसमें x तो कहीं है ही नहीं, तो आपका x का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए y इक्वल टू 2 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये हो गया कि आप x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, y का जो वैल्यू आएगा, फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो एक ही आएगा, मतलब रेंज जो होगा वो एक ही है। रेंज वही होता है जो हमें आता है रियल, यहाँ रियल तो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो उसी पे लिखा गया कि फंक्शन इज टू बी इन सच ए वे दैट ऑल द एलिमेंट इन ए, सारे एलिमेंट सेट ए में है, सबका इमेज सेम इमेज बी में होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, तभी इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एग्जांपल दिया गया कि आपका ए दिया बी दिया और फंक्शन तुम्हें ये दे दिया एफ एक्स टू 5। अब ये बताइए इसमें एक्स 1 डाली है, ठीक है, इस सेट में देखो रिलेशन, इस सेट ए में क्या है 1 2 3 है, अभी में क्या है 5 7 9, ए का वैल्यू 1 डालेंगे तो भी y का वैल्यू 5 आएगा, यहाँ 2 डालेंगे तो भी 5 आएगा, 3 डालेंगे तो भी 5 आएगा। मतलब सेट भी जितना बड़ा हो उसे मैटर नहीं करता, सारे एलिमेंट सेट ए का एक ही इमेज अगर होगा, सेम इमेज होगा, तो कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से, ये इस चीज को लिख लीजिए, आप लोग जानते हैं, याद रहेगा नहीं बाद में। कांस्टेंट फंक्शन देके हेडिंग देके लिख लीजिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट तो ये लिखना,
स्टेटमेंट यही रहेगा, लिख लीजिए स्टेटमेंट। नीचे जो एग्जाम्पल वो लिख लीजिएगा, और जो डायग्राम बना दिए हैं बगल में ए बी का वो बना लीजिएगा। बस 2-3 ज्यादा है, बस ज्यादा नहीं है, 2-3 बचा हुआ है। ऐसे तो बहुत है, चाहेंगे फंक्शन को महीने का पढ़ा सकते हैं, इस महीना भर। हम इंजीनियर पढ़ाते हैं तो महीना में अपने फंक्शन ही पढ़ाते रहते हैं, तो हम लोग का फंक्शन कुछ पढ़ना ही नहीं है, हम लोग का सिर्फ नाम पढ़ रही है बस। हम लोग ऐसे इससे तुम लोग का वही आएगा तो, नहीं 2-3 मार्क्स नहीं, ज्यादा ही आता है, ऐसा मत सोचो। इससे तुम्हारा 5 मार्क्स का 5 से लेकर 8 के अराउंड में आता है। हाँ तो उन लोग का ये बेसिक चीज है ना, फंक्शन यही है। तो उसको छोटा सा तुम्हें पार्ट पढ़ रही है, उसको पूरा उसको बहुत चीज पढ़ना पड़ता है, इसमें बहुत वैरायटी की चीज है क्वेश्चन। चलिए इक्वल फंक्शन लिखिए, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन क्या है समझ लो पहले। देखिए इधर देखिए, इक्वल फंक्शन क्या है? ऐसा दो फंक्शन जिसका डोमेन भी और रेंज दोनों के दोनों सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि फंक्शन का डोमेन और रेंज जब बराबर होगा तो वो फंक्शन देखने में अलग हो चलेगा, लेकिन ये डोमेन और रेंज फंक्शन बराबर है इसका, तो इसका मतलब वो दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल। और सेट ए जो दिया गया है, सेट ए तुम्हें ये दिया गया है, सेट ए, और एफ एक्स तुम्हें ये दिया गया है, और जी एक्स ये दिया गया है। ठीक है, हमको ये चेक करना है कि क्या दोनों फंक्शन का ये जो डोमेन है और रेंज बराबर है या नहीं। तो डोमेन और रेंज का मतलब क्या हो गया, जो एक्स का वैल्यू आप डालते जाते हो, आगे वाले सेट में मैंने क्या बोला था, डोमेन बोला था, पीछे वाले वैल्यू को रेंज बोलते थे। तो एक्स का वैल्यू इसमें जो सेट ए में एक्स का वैल्यू है ये डालते जाइए इसमें। जैसे मान लो -5 डालेंगे, इसमें -5 डालेंगे तो रिजल्ट कितना देगा ये, 5 आएगा। -5 का स्क्वायर -5 आएगा, और यहाँ -5 डालेंगे तो पता है मुझे, हमको सब पता है। गलत करेगा खुद दिन को, गलत गलती हो जाएगा दूसरे को खुद, है कि नहीं।
देखो इधर, तो x की जगह -5 डाल देंगे तो इसका वैल्यू आ गया -5, और इसमें भी -5 डालिएगा तो -5 आएगा। मतलब जो मैंने इसमें डाला, रिजल्ट जो आया, इसमें भी वही चीज आया, जो डाल रहे वही चीज रिजल्ट आ रहा है। -4 डाले इसमें, कितना रिजल्ट देगा ये भी -4 दे रहा है। ये -3 डालेंगे तो इसी तरीका से जो डालेंगे इसमें कितना आ जाएगा, 0 डालेंगे तो 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसमें क्या हो गया, अनडिफाइंड। 0/0 होता है अनडिफाइंड, लेकिन 0 यहाँ डालेंगे तो क्या देगा, ये 0 ही देगा। यहाँ रिजल्ट देगा 0, यहाँ रिजल्ट नहीं देगा। मतलब पहला जो एफ है उसके लिए डोमेन हो जाएगा -5 -4 सारे होंगे, खाली 0 को छोड़कर। लेकिन सेकेंड वाला का डोमेन जो होगा सारा होगा, 0 भी उसमें इंक्लूड होगा। इसका डोमेन में 0 भी आ रहा है, लेकिन एफ वाले के डोमेन में 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ जो है, वही एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसीलिए वही बता रहे हैं कि ये नहीं है। मैं डोमेन जो जी का है वो डोमेन एफ का बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं हुआ। जबकि देखने में अगर बच्चे से पूछा जाता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स दे दें और जी एक्स इक्वल टू एक्स दे दें, दोनों लगता है एक ही है, काट के एक्स कर देता, करता कि नहीं करता। लेकिन जो आप काट देते हो वो काटना नहीं होता है, क्वेश्चन ही यही दिया गया है, तो उसको काटेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाता है। आप सोचते हो ना कि काट दिए तो कुछ नहीं ध्यान दिए, काटने से फंक्शन चेंज हो जाता है। एक्स स्क्वायर में एक्स कटता है, ये सोच के काटते हैं ऊपर नीचे कि आप एक्स का वैल्यू 0 को कंसिडर नहीं कर रहे हो, तभी आप काट रहे हो। बस में ये चाहिए। अगर मान लो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा वैसे डोमेन थोड़ा चेंज कर देना है। स्टेट है ना ये हम चेंज कर दिए, हटा दिए। अब बताइए ये जो है -5 -4, अब ये सेट दे दिए ये इस सेट में। अब बताइए एफ एक्स और जी एक्स बराबर है या नहीं है, इसमें ये बराबर हो जाएगा। सेट चेंज कर दिए ए को, अब इसमें 0 नहीं है सेट ए में, तो ये फंक्शन अब बराबर हो गया। अब दोनों सेट को हम इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि 0 तो है ही नहीं से क्वेश्चन ए में। तो इस केस में एफ एक्स और जी एक्स क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो पॉइंट पे ध्यान देना, हम क्या समझाना चाहते हैं, क्या जैसे ए डालने पे जो रिजल्ट आ रहा है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है -5 आया इसमें पहला केस में, तो दूसरे केस में -5 डालने पे -5 आ रहा है। मतलब जो इसमें डाल रहे हैं वही चीज इसमें डाल रहे हैं। जब देखने में एफ एक्स और जी एक्स क्या है, अलग अलग है ना, ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, दूसरा क्या है एक्स, लेकिन रिजल्ट तो दोनों का सेम आ रहा है। जो डोमेन डाल रहे हैं वही रिजल्ट भी आ रहा है, ठीक है। मतलब सेट ए का एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स का डोमेन दोनों बराबर है, एफ एक्स का रेंज और जी एक्स का रेंज वो भी बराबर है। जब दोनों बराबर होता है तभी दो फंक्शन को इक्वल बोल सकते हैं। तो लिख लो, इस स्टेटमेंट को लिख लो, टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल, two functions are said to be equal if their domains and range are equal। या सेम लिख लो, आर सेम। मैं आगे अच्छे से यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अब लिखिए यहाँ पर
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या हुआ? जैसे मान लो ये दो फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स भी दिया है, जी एक्स भी दिया हुआ। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? कंपोजिशन का मतलब हो गया फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल देना। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, जहां x है तो वहां हम क्या डाल दे रहे हैं, जी एक्स डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर डाल दो जी एक्स, जहां जहां x रहेगा वहां जी एक्स डाल देंगे। यहाँ x जी एक्स डाले तो यहाँ भी डालना होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ जी, फॉग। ठीक है, एफ ओ जी फॉग हो जाएगा मतलब। ठीक है, क्या फॉग परफ्यूम है ये। देखो, अब ये क्या डाल देते हैं। ठीक है, तो मतलब करना क्या है, जो जी एक्स का जो फंक्शन और वैल्यू जो है एक्स की माइनस फोर, वो जी एक्स के लिए डाल देना। ये आपका एफ ऑफ जी आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब निकालना है, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि हम जी एक्स जहाँ पर है उसके एक्स की जगह एफ एक्स को डाल दें, ये भी डाला जा सकता है। तो पहले जहां जहां एक्स है वहां पर एफ एक्स डाल दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, गॉफ हो जाएगा ये, जी ऑफ एफ हो गया। ठीक है, जी ऑफ एफ, और यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पुट कर दीजिए। अब एक बात बताइए, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और इसको कैलकुलेट करें, क्या दोनों सेम आ रहा है क्या? दोनों कैलकुलेट करके देखिएगा, दोनों अलग अलग आएगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। बात में आ गया अच्छे से? वो कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें इक्वल हो जाए, लेकिन इन जनरल बात करें तो ये हमेशा इक्वल नहीं होता है। बात में आ गया ये? तो कैसे फॉग ऑफ निकालना, एफ ऑफ एफ भी पूछा जाता है कभी कभी। एफ ऑफ एफ मतलब जहां एक्स है उसी में एफ एक्स डाल दे रहे हैं, जहां एक्स है वहां पर एफ एक्स डाल दे रहे हैं। जैसे जहां पे एफ एक्स डाल दीजिए। तो ये हो गया एफ ऑफ एफ ऑफ, क्या हुआ, नाम से हंसी आती है लोगों को। एफ एक्स क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस टू, पुट कर दीजिए। एक्स प्लस टू था, यहाँ डाल दीजिए। एक्स प्लस टू था, क्या था, एक्स स्क्वायर था। तो एक जगह डाल दीजिएगा, वही एक्स जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस टू, फिर इसका स्क्वायर था। मतलब खुद का खुद में डाला जा सकता है। यहाँ पे इसी नाम दिया गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डाल देना है। सेम भी डाल सकते हैं, डिफरेंट भी डाल सकते हैं। इसमें गॉग भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ये भी। कोई कंफ्यूजन? ये था आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब आइए इनवर्स फंक्शन एंड लास्ट टॉपिक, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का नोटेशन है एफ का पावर माइनस वन, ये सिंबल है।
f का पावर में -1, ये सिंबल होता है इनवर्स। जैसे मान लो फंक्शन तुम्हें दिया गया है f(x), ठीक है, कुछ भी दे दिया, तो हम लोग को तुमको इसको सेट वाइज दिखा रहे हैं, सेट ए है, ये सेट बी है। देखिए फंक्शन जो है आपका फ्रॉम ए टू बी है यहाँ पर अभी, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का रिलेशन 3 के साथ, सी का रिलेशन 3 के साथ, इस तरीके से दिया गया है। यानी हम आपको बोलेंगे तो सेट के फॉर्म में दिखाइए, आराम से दिखा सकते हो। ए का 1 के साथ है, बी का 3 के साथ, सी का भी 3 के साथ रिलेशन है इसका, डी का 4 के साथ एंड ई का 5 के साथ, ये हो गया। अब इनवर्स फंक्शन का क्या मतलब है? इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है फ्रॉम बी टू ए। मतलब अगर फंक्शन आपका ए से बी के तरफ है एफ, तो एफ इनवर्स क्या होगा? बी टू ए होना देखना है आपको। अब ये बताइए इधर से अगर हम ये देखते हैं तो क्या ये फंक्शन है? इस केस में देखो तो इस नजर से देखेंगे, अगर इसको हम डोमेन मानने लगे, इधर वाला को रेंज मानने लगे, तो इधर के नजर से देखेंगे तो वन को मान लेंगे प्री इमेज, और ए को क्या मान लेंगे? इमेज मान लेंगे। तो 1 का इमेज क्या है? ए, इनवर्स के लिए। तो 2 का इसमें इमेज है। मैंने क्या बोला? फंक्शन तभी बोला जाता है जब पीछे वाला का जितना भी एलिमेंट हो सबका इमेज हो। लेकिन हम जब इनवर्स इमेज बोल रहे हैं, इनवर्स इनवर्स फंक्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, इनवर्स फंक्शन तभी बोल सकते हैं जब पीछे वाला का इमेज आगे हो, यानी बी वाला का इमेज ए में होना चाहिए। तो यहाँ बी में जो सेट है आपका उसमें 1 है, लेकिन 2 का इमेज नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन जो फिगर में दिखा रहे हैं, ये फिगर में इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स नहीं होगा इस केस में। इनवर्स कब होगा? जब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों, उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो 1 1 तो जानते ही कैसा होता है, जिसमें आपका डायग्राम ए हो और बी में ए बी सी डी ले लिए, जैसे 1 2 3 4 5 सबका 1 1 कनेक्शन बना दो। ठीक है, ए का रिलेशन 2 के साथ कर दिया, बी का 4 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 5 के साथ, ई का 1 के साथ। ठीक है, तो अब इधर से फंक्शन तो है ही, बैक साइड से भी फंक्शन देखेंगे तो बोल सकते हैं फंक्शन है, क्योंकि 1 का इमेज पूछेंगे तो ई बोलेंगे, 2 का इमेज क्या होगा? ए, 3 का इमेज सी, 4 का बी एंड 5 का डी। इस टाइम इसका मतलब है ये अब बी से ए की तरफ भी ये फंक्शन है, उल्टा भी ये फंक्शन वर्क कर रहा है। बात समझ आ गई अच्छे से? ये इसका मतलब है कि इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब एफ मेरा कौन सा फंक्शन होना चाहिए? बाइजेक्शन होना चाहिए, तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लिख लो इस पॉइंट को कि इफ एफ इज बाइजेक्टिव देन एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, एंड एफ इनवर्स जो होगा वो बी टू ए होगा। अगर एफ मेरा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो फंक्शन जो होगा इनवर्स वो बी से ए की तरफ होगा। तो मान लो फंक्शन तुम्हें दिया गया है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ है, और 3 का मान लो 4 के साथ, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन में दे दिया है कि ये मेरा बाइजेक्टिव है, एफ एक्स जो है मेरा बाइजेक्टिव है, तो आप इसका उल्टा करके लिख सकते हो। 2 का 1 के साथ रिलेशन है, 3 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ। याद होगा मैंने इनवर्स रिलेशन में पढ़ाया था ना, इनवर्स रिलेशन में, तो उसमें तो हमको चेक करना होता नहीं है, उसमें खाली उल्टा खाली कर दो हो गया। लेकिन फंक्शन के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एक इनवर्स फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि नाम क्या है? इनवर्स फंक्शन। जब फंक्शन ही नहीं हो तो इनवर्स चेक करने का मतलब ही नहीं।
इसीलिए आपका फंक्शन f अगर बाइजेक्टिव होगा तभी इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। और वो फंक्शन जो होगा तो उसको उल्टा खाली कर देना है, बस खाली पता होना चाहिए कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो इसका मतलब बाइजेक्टिव पे चेक करना पड़ेगा हम लोग, बाइजेक्टिव चेक कर लेंगे तो फिर ये बता सकते हैं हम। बस ना कि अच्छे से तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग, नेक्स्ट क्लास में क्या है, इसको फिर खाली एक क्वेश्चन दिखा देते हैं इसका, ये चीज टाइप का लास्ट में रख देना, एक देख लो आप लोग, क्योंकि कभी कभी आप लोग ये गलती कर सकते हैं। मान लीजिए फंक्शन जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है x³ - 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो y क्या है मेरा, f(x) है ना। बोलेगा इसका इन्वर्स बताइए। इन्वर्स के लिए करना क्या है, इन्वर्स के लिए x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना। f(x) और y तो सेम ही होता है, तो x को निकालो y के टर्म में, कैसे निकालेंगे, 2 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, और x इक्वल टू क्या निकलेगा, तो y + 2 का पावर 1/3 निकला ना ये। तो हम लोग को क्या है, x के जगह पे लिखना है f इनवर्स, और y के जगह लिख देना है x, ये निकल गया इनवर्स। मतलब y इक्वल टू क्वेश्चन में जब दिया रहेगा फंक्शन और उसका बोले इनवर्स फंक्शन निकालिए, तो आपको करना क्या है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, और लास्ट में x के जगह पे क्या लिख देना है, f इनवर्स x, और y की जगह x। बात में आ गया, इस तरीका से सिर्फ इनवर्स निकलता है। इसमें क्वेश्चन है अच्छे से दिए हुए हैं, लिख लो इसको। इसमें इनवर्स फंक्शन निकालने देता है, यहाँ लिख देना कि फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब फंक्शन आपका 1 1 पे दोनों होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है बस। इस क्वेश्चन का ऐसे देख लीजिए, यहाँ एफ दिया हुआ है ना, ये इसका इनवर्स फंक्शन निकालने दिया है, इसका इनवर्स फंक्शन बताइए। ये y इक्वल टू है ना आपका दिया, y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2, x की जगह क्या लिख देंगे, f इनवर्स x, y की जगह x, कौन सा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, बी नंबर। मैं क्या अच्छे से ये तो ट्राई कर लीजिएगा, जो डाउट होगा फिर अब सारा एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन समझा दिया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डिस्कस करना है। इसके बाद तुम लोग का पढ़ाना है कैलकुलस, तो तुम्हारी पास खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद वो स्टार्ट करेंगे। हाँ करेंगे, पहले से बोलो तो अभी तुम लोग का लॉकडाउन के चक्कर में डर लग रहा है कि बंद करवा दे, तो फिर ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा, सिलेबस आने थोड़ा पिछले सामने। तो प्रति यहाँ तक क्लियर हो गया तुम्हारा अच्छे से। यस सर। हेलो हेलो, यस सर। यहाँ तक क्लियर है तुम्हारे अच्छे से। हाँ सर। यहाँ तक करके रखो कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में इसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी। आप लोग ट्राई करो, इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा पेशेंस रखना, घबराना नहीं, चैप्टर इजी है, खाली कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना कि पॉइंट क्या चीज चेक करना। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर को, और इसको भी क्या करना है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग कंटिन्यू टच में रखना है, ये भी चैप्टर वैसे ही है, छोटा छोटा मिस्टेक होने का ही चांसेस इसमें भी है, तो कंटिन्यू टच में रहिएगा जब तक एग्जाम आपका नहीं कंप्लीट होता, तब तक इसको 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पर डे बनाना। ठीक है, आइए करते